ठीक है, तो वॉइस इज क्लियर। तो फाइनली बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। 1 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। इतना कुछ बच्चे जुड़ जाते हैं डियर जी। चलो आगे, तो स्टार्ट करें टॉपिक। देखिए, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, आपको परिवहन के नाम पे ना 4 चीजें ही मिलने वाली हैं। या तो आपको मिलेगा जल परिवहन व्यवस्था, या आपको मिलेगा रेल परिवहन व्यवस्था, या फिर आपको मिलेगा सड़क, और आखिरी में वायु। ये 4 ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको पूरे वर्ल्ड में मिलने वाले हैं, जिसमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट, सेकंड वन इज रेल ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड वन इज रोड ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ इज एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब एक तो एग्जामिनर ने चढ़ते ही आपसे एक सवाल पूछ लिया, ओके रिपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है जीवन से। एक तो एग्जामिनर ने चढ़ते ही आपसे एक सवाल पूछ लिया, भाई बताओ ये इन चारों में से सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है। इन चारों में से सबसे सस्ता माध्यम बताना है कि कौन सा है। सोच के बताओ, सबसे सस्ता माध्यम मतलब इनमें चारों में से जिसमें सबसे कम पैसा लगता है, यह सवाल पूछा गया था। चलो, लगा लिया दिमाग भाई। एक बात तो क्लियर है कि जिसमें सबसे ज्यादा समय लगने वाला है सर, वो सस्ता मिलने वाला है। सबसे ज्यादा समय किसमें लगेगा? वाटर में, इसलिए सबसे सस्ता सस्ता परिवहन माध्यम। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। पहली चीज, और सबसे महंगा ऑब्वियसली एयर। क्यों? क्योंकि कम समय लगता है, इसलिए सबसे महंगा है ये। अब सबसे पहला टॉपिक हमारा जो चलता है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन पे चलता है। अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन है तो पहले तो बनाओ बेटा अपना प्यारा भारत। बन गया जी। अब इस प्यारे भारत में ये देखो, जो 2 तरीके से यहाँ जल व्यवस्था होंगी भारत में। पहला तो सर ये जो समुद्र है, इन समुद्रों के ऊपर बनाएंगे हम बंदरगाह।
यानी पोर्ट, और इन बंदरगाह से सामान जो है निकलेगा, दूसरे देश में जाएगा, लाइक जैसे जापान, और जापान से सामान वापस आएगा और देश में पहुंचेगा। तो एक तो परिवहन व्यवस्था हो गई बंदरगाह के थ्रू, जो कि आपको कहां मिलेगी, समुद्री मार्ग पे, यानी समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा होगा जो इंडिया के अंदर ही अवेलेबल। अंदर क्या है, अंदर है सर नदियां, तो है ना, क्लियर। तो यानी एक हो गया आपका एक्सटर्नल और एक हो गया आपका इंटरनल, आंतरिक। आंतरिक रूप से दो चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, या तो सर नदी का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर नहरों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो नदी और नहरों के द्वारा आंतरिक जाल बिछेगा जल का, और बाहरी रूप से समुद्री मार्ग के थ्रू आपको दिखेगा बंदरगाह वाला टॉपिक। इसमें सर सबसे पहले हम चलते हैं जिस तरीके से रोड पे चलेंगे, तो रोड को बनाने के लिए मेरे पास एक संस्था होती है जिसे कहता हूं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। नाम से पता चल रहा है कि इंडिया में जो नेशनल हाईवेज बनेंगी, उन हाईवेज को बनाने का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो NHAI लेकर के आएगी। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। इसी तरीके से जल को ऊपर, खासकर नदी और नहरों पे जो मुझे सिस्टम तैयार करना होगा, इसके लिए मैं बोलूंगा नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज, तो सड़क पे हाईवेज, पानी पे वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एग्जामिनर ने पहला सवाल आपसे पूछ लिया कि भाई ये जो NWAI है, नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर बता सकता है कि कहाँ है। सर 1986 में इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में बोलते हैं इसे नोएडा। तो जल पे परिवहन व्यवस्था दो तरीके से करेंगे, नदी नहरों से आंतरिक रूप से, और समुद्र के रूप पे बाहरी रूप से बंदरगाहों के थ्रू। इसमें जो जल व्यवस्था होगी वो वाटरवेज के थ्रू होगी, नदी और नहरों पे वाटरवेज बनाएंगे, और यहाँ पर हम बनाएंगे पोर्ट। वहां पर इन आंतरिक चीजों को डील करने के लिए जो बनेगा उसको हम लोग कहते हैं नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर 1986 से ही नोएडा में है। कहानी खत्म हुई जी सर। जब हम नेशनल वाटरवेज की बात करेंगे, भारत में नेशनल वाटरवेज की जो संख्या है आप कहेंगे 111, और ये 111 नेशनल वाटरवेज में से 6 तो ऐसे हैं जो बन चुके हैं, और बाकी 105 ऐसे हैं जिस पे काम चलेगा, अभी हुआ नहीं है। मतलब आप ये कह लीजिए अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रहे हैं। तो टोटल नेशनल वाटरवेज इंडिया में कितने हैं, 111। कहानी खत्म हुई जी सर। इसमें नेशनल वाटरवेज में एक है नेशनल वाटरवेज, जिस तरह से नेशनल हाईवे का नंबर होता है ना, नेशनल हाईवे 1 2 3 4, इसी तरह से नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 3, नेशनल वाटरवेज 4, 5 एंड 6। नेशनल वाटरवेज 1 जो है किसको किससे जोड़ता है बेटा, आप कहेंगे सर इलाहाबाद यानी प्रयागराज को हल्दिया से, इन दोनों को जोड़ता है नेशनल वाटरवेज 1। नेशनल वाटरवेज 2 किसको किससे जोड़ता है सर, ये जोड़ता है सादिया को दुबरी से। ओके, नेशनल वाटरवेज 3 किसको किससे जोड़ता है, कोलम को कोटापुरम से। नेशनल वाटरवेज 4 किसको किससे जोड़ता है, नेशनल वाटरवेज 5 और नेशनल वाटरवेज 6 ये है बेटा 6 जो आपको लिखने हैं, जो आपको समझने हैं, जो आपको
कंठस्थ करने, रटने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जो है वो आपका इसी में से आना है। क्लियर प्रभु? ठीक है। तो सर ये तो कनेक्टिंग पॉइंट हो गया ना। सवाल ये है कि किन नदी पे है, नेशनल वाटरवेज है ना, नदी या नहर होगा। कौन सी नदी पे नेशनल वाटरवेज वन है? बेटा प्रयागराज और हल्दिया पे कॉमन कौन सी नदी है? सर गंगा। तो काम खत्म। सादिया दुबरी कहाँ है? सर असम और अरुणाचल प्रदेश के पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं। तो सादिया असम में, दुबरी अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। नेशनल वाटरवेज टू इज ऑन ब्रह्मपुत्र। कोलम से कोटापुरम कहाँ है? सर ये है केरल में। तो केरल में आपने जाना है पश्चिमी तटीय नहर, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे वेस्ट कोस्ट कैनाल। फिर आएंगे नेशनल वाटरवे 4 पे। नेशनल वाटरवे 4 कहाँ है? काकीनाडा से पुदुचेरी। काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी जो आपका यूनियन टेरिटरी है, काकीनाडा से पुडुचेरी। तो काकीनाडा से पुडुचेरी के लिए आपको जाना है पूर्वी तटीय नहर पे। तालचेर पैराद्वीप, तालचेर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में फेमस नदी कौन सी है? महानदी। तो नेशनल वाटरवेज 5 जो है वो महानदी पे। और बेटा जी नेशनल वाटरवेज 6 लखीमपुर से भांगा कहाँ है? असम में। असम में एक फेमस नदी है कौन सी? बराक नदी। तो ये है बराक नदी पे। तो ये हो गए आपके नेशनल वाटरवे 6। बाकी सर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम हुआ नहीं है उस पे। एग्जामिनर ने क्या पूछना है? किसको किससे कनेक्ट करता है और किस नदियों पे। इतना ध्यान रखिए प्रभु, अपना काम जाएगा हो। सर इन जो 6 हैं इनमें से सबसे लंबा नेशनल वाटरवेज कौन सा है? तो भैया 1620 किलोमीटर में आपने बोलना है नेशनल वाटरवेज 1। 1620 में। आप ये कह सकते हैं कि सर पहले 1620 था ये नेशनल वाटरवेज 1। अब जो नेशनल वाटरवेज 4 है इसको काफी ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया। ये काफी ज्यादा ब्रॉड हो गया। तो आप ये कहेंगे कि ये आज के टाइम पे सबसे लंबा हो चुका है। पहले क्या होता था कि सिर्फ काकीनाडा से पुडुचेरी हुआ करता था। अब आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन हिस्सों को जोड़ दिया गया अलग अलग पॉइंट से। तो इस तरीके से लगभग 2890 किलोमीटर के आसपास, लगभग 2900 किलोमीटर में जो है ये हो गया। 1620 किलोमीटर में आपका नेशनल वाटरवेज 1 हो गया और लगभग 70 किलोमीटर में आपका नेशनल वाटरवेज 6 हो गया। तो सबसे छोटा नेशनल वाटरवेज, सबसे लंबा नेशनल वाटरवेज। और सर एक बात बताओ, जब अंदर हम नदियों और नहरों की बात करें तो लगभग कितने किलोमीटर हमने आइडेंटिफाई किया? जैसे ये भारत के तटीय रीजन है, तटीय क्षेत्र जो है भारत के, कितने किलोमीटर के तटीय क्षेत्र पढ़ते थे हम लोग? लगभग 7500 किलोमीटर, है या ना? उसी तरीके से अगर इन नदियों की बात करें तो नदियों का टोटल नेटवर्क कितना बनता है? 111 नेशनल वाटरवेज के थ्रू नदियों का टोटल नेटवर्क कितना बनाया गया? लगभग 14,500 किलोमीटर नेविगेबल वाटरवेज।
नेविगेबल वाटरवेज, नेविगेबल वाटरवेज का मतलब होता है कि ऐसा रास्ता जो किसी पानी पे डिसाइड किया गया है। तो टोटल नदियों के पानी को अगर हम डिसाइड करें तो 14,500 किलोमीटर का पानी का नेटवर्क भारत के आंतरिक रूप से है, और लगभग 7,500 किलोमीटर का जो नेटवर्क है भारत का तटीय रूप से है। क्लियर? ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ये तो मैंने आपको जब फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया कर रहे थे उसी में देख लिया था, तो वो थोड़ा आपको समझना है। यहां तक कि आपकी कहानी होगी टोटल नेशनल वाटरवेज कितने, 111, कितने किलोमीटर का टोटल नेटवर्क, अप्रोक्सीमेटली 14,500 किलोमीटर। कितने बन चुके हैं? 6 अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं, वो धीरे धीरे हो रहे हैं। मेन 6 हैं जो आपके सामने लिख दिया है, किसको किससे कनेक्ट करता है, किस नहर पे है और लगभग कितने किलोमीटर लंबा है। अब सर ये तो बात हो गई नदी नहरों की आंतरिक रूप से, अब बात करते हैं बंदरगाहों की। लेकिन बंदरगाह, चलो बंदरगाह तक बात कर लेते पहले। तो जैसे ही मैं पोर्ट्स की बात करूंगा, बंदरगाह की बात करूंगा, तो भारत में टोटल पोर्ट्स जो हैं, भारत में टोटल पोर्ट्स जो हैं वो 13 है, जिसमें 13वां जो पोर्ट है, 13th जो पोर्ट है, वो जोड़ा गया था 2010 में जोड़ा गया था, जो कि है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार के अंदर। कितने हैं? 13। अब सर सीन पता क्या है, दो नए पोर्ट, अच्छा जब इस पार्ट की बात करें टोटल पोर्ट का मतलब यहां पर मेजर से है, मेजर, मेजर कह लो या ये कह लो जी राष्ट्रीय बंदरगाह जो भारत के, तो राष्ट्रीय बंदरगाह टोटल 13 है, जिसमें 13वां था पोर्ट ब्लेयर जो 2010 में जोड़ा गया था। दो नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, अभी काम पूरा हुआ नहीं है लेकिन काम चल रहा है। एक है सागर नाम की जगह, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, और दूसरा है दुगा, राजा पट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो दो नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, सागर वेस्ट बंगाल, दुगा राजापट्टनम आंध्र प्रदेश, लेकिन बनाए जा रहे हैं बेटा, अभी तक बने नहीं, इसलिए जो बात करेंगे हम सिर्फ 13 बंदरगाहों पे बात करेंगे। अब सर ये जो बंदरगाहें हैं इनको हमने दो हिस्सों में बांटा है, एक वो बंदरगाह जो भारत के पश्चिम में है, पश्चिम तटीय है, और एक वो बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट में है। आप ये कहेंगे पश्चिमी तट में भारत के 6 बंदरगाह हैं, पूर्वी तट में भारत के 6 बंदरगाह हैं, और एक जो है आपको थोड़ा दूर दिखेगा, ये देखो पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ दिख रहा है? काफी एक्सट्रीम ईस्ट में दिख रहा है। तो 6 यहाँ, 6 यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल हो गए हमारे पास कितने? 6 + 6 + 1, तो 13 हो गए, 13 बंदरगाह हो गए। अब सर हम क्या कर रहे हैं, ये जितने भी बंदरगाह हैं, जैसे कि ये हो गए आपके 6, 1 3 2 6। तो हम क्या कर रहे हैं सर, जितने भी बंदरगाह हैं भारत के, इन सारे बंदरगाहों को हम लोग एक सड़क के थ्रू जोड़ रहे हैं सबको।
सारे बंदरगाहों को एक सड़क के थ्रू जोड़ते हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट को हम नाम दे देते हैं सागरमाला। अगर पूछा जाए कि सागरमाला परियोजना क्या है, तो हम कहेंगे कि सर सागरमाला परियोजना ऐसी परियोजना है जिसमें बंदरगाहों को हम मुख्य शहरों से सड़कों के द्वारा जोड़ेंगे, उसको ही हम लोग कहते हैं सागरमाला परियोजना। क्योंकि बंदरगाहों से सामान उतरता है, चढ़ता है, सामान उतरेगा तो बड़े बड़े ट्रकों में लोड होकर के वो जाएगा अपने गंतव्य मार्ग तक। वो कैसे जाएगा? सड़कों के थ्रू। सड़क अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। कहाँ पे? सड़कों पे। और इस परियोजना का क्या नाम दिया गया है? सागरमाला परियोजना। अब बात करते हैं हम लोग भारत के पश्चिम में जो राष्ट्रीय बंदरगाह हैं उस पे। ये आपका भारत है, भारत का पश्चिमी हिस्सा है। पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर आपको 6 तरह के बंदरगाह दिखेंगे, जिसमें एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला पोर्ट, एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई पोर्ट, एक बंदरगाह है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फिर है मुमुरगोवा पोर्ट, फिर है न्यू मैंगलोर पोर्ट, फिर है कोच्चि पोर्ट। तो टोटल आपके यहाँ पर कितने पोर्ट दिख रहे हैं? 6 पोर्ट दिख रहे हैं, जिसमें जय महादेव डियर श्रुति शर्मा जी, कांडला पोर्ट जो है कहाँ है? गुजरात में। पहली बात तो आपने यहाँ पर क्या आंसर देना है? पहला पॉइंट कि आजादी के बाद बना है। आजादी के बाद पश्चिमी भारत को जोड़ने के लिए बनाया गया था। तो पश्चिमी भारत को जोड़ने के लिए एक पोर्ट हुआ करता था, लाहौर बंदरगाह। लाहौर बंदरगाह तो पाकिस्तान के साथ चला गया डियर जी, तो अब फिर हम क्या करें? तो हमें फिर पश्चिमी भारत को जोड़ने के लिए एक बंदरगाह बनाना था, तो हमने कांडला बंदरगाह बनाया। अच्छा, आगे बढ़िए सर। इस बंदरगाह का नाम अब बदल दिया गया, इसको अब बोल दिया गया, कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम परिवर्तन। अब इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो यह ध्यान रख लेना, बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को काफी ज्यादा एडमायर करती है। काय को सर? बेटा क्योंकि है ना, दो लोग बड़े फेमस हैं बीजेपी में, एक तो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनको लेकर के जो है बहुत ज्यादा काम होता। क्या को सर? काय को इसलिए बेटा क्योंकि बीजेपी को बनाने में इन दो लोगों का बड़ा रोल है। हिंदी आइडियोलॉजी इनकी थी। पाकिस्तान को लेकर के सबसे पहले भड़कने वाले इंसान जो थे वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और दोनों की जो मृत्यु हुई है वो रहस्यमयी घटना है। कैसे हुई है पता ही नहीं चला है दोनों की मृत्यु। एक की ट्रेन के पास, मतलब यूपी बिहार के बॉर्डर पे, आई थिंक मुगल सराय था, आई थिंक यूपी का मुगल सराय है, बहुत फेमस जगह। मतलब उस जगह पे नाम बदल दिया गया, मुगल सराय का नाम कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, उसका नाम भी बदल दिया गया है। तो वहीं उसके आसपास जो है उनकी मृत्यु, मतलब लाश मिली थी। तो कोई नहीं जानता कि कैसे इनकी डेथ हुई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो कश्मीर की तरफ, कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानने के लिए गए थे, तो वहां पर भी उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आज तक नहीं पता चला कि दोनों की मृत्यु हुई कैसे है। तो और दोनों ही हिंदू आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे। तो बीजेपी के दोनों आइकॉनिक फिगर हैं, इसलिए वो आप देखेंगे बीजेपी की जब बात होगी तो उन दो लोगों को लेकर के काफी बात होती है। तो दीनदयाल उपाध्याय उन्होंने कांडला का पोर्ट कर दिया। अब कांडला पोर्ट को आप देखोगे बेटा, देखो यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु है ना, मतलब या ये कह लीजिए पानी है जो अंदर की तरफ आएगा। तो आप देखेंगे जब पानी अंदर की तरफ घुसेगा तो देखिए क्या हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नैरो हो रहा है। मतलब पानी अगर अंदर से आ रहा है, चौड़ाई ये है, अगर चौड़ाई कम होती जाएगी तो पानी उस तरह से ऊपर जाता रहेगा ना, इसे कहेंगे जवार। तो जवार की जो ऊंचाई यहाँ ज्यादा होगी, इसलिए इस पोर्ट को हम कहते हैं जवारीय बंदरगाह। ये भारत का जवारीय बंदरगाह। कहानी क्लियर? जी सर। तो ये तो हो गया आपका कांडला पोर्ट के साथ। उसके बाद मुंबई पोर्ट पे आ जाइए। सर जो मुंबई पोर्ट है, सबसे पहले
प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरा सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। देखो मुंबई से ही पता चल रहा है कि यार ये बिजी तो होगा, नो डाउट, क्योंकि वेस्ट वाले हिस्से को इंडिया के, देखो क्योंकि भारत की जो इकोनॉमिक सिटी है वो मुंबई है, आर्थिक राजधानी, और डेफिनेटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, और इस वजह से ये व्यस्तम होगा। सर 1990 के दौर तक आते आते ये इतना ज्यादा बिजी होगा, इतना ज्यादा व्यस्त होगा कि मुझे इसकी व्यस्तता को थोड़ा कम करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक बंदरगाह बनाऊंगा जो इससे लगभग कुछ किलोमीटर दूर होगा, और उसका नाम होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे आओगे तो आप क्या देखोगे, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक बंदरगाह है। सबसे आधुनिक बंदरगाह कैसे? यहां बेटा टेक्नोलॉजी बहुत काम करती है, टेक्नोलॉजी यहां पर बहुत काम करती है, यहां पर बड़ी बड़ी मशीनरीज काम करती हैं, ठीक है, तो इसलिए सबसे आधुनिक बंदरगाह है। आधुनिक मतलब मॉडर्न, मॉडर्न मतलब मशीनें, हैवी मशीनें चलती हैं। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। और मुंबई जब बहुत व्यस्त हो गया था तो इसका ट्रैफिक को डाइवर्ट करके हम ले गए थे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे। सर जब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जहां है वहां पर एक आइलैंड है, काफी फेमस आइलैंड है, जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप जो है यहाँ पर काफी फेमस द्वीप है। एक मिनट रुकिएगा। अरे यार, कोई नहीं, एक मिनट रुकिएगा, इसका थोड़ा सा जुगाड़ देखना पड़ेगा मुझे। अब ये मत सोचना कि ये काय को किया गया है, ये काय को किया गया अब समझ में आएगा आपको। अच्छा, चलिए शायद हो ही गया, आ जाओ। तो मुंबई बंदरगाह जो है, मुंबई बंदरगाह जो है पहला सबसे व्यस्तम बंदरगाह। दूसरा प्राकृतिक बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू पे आओगे तो इसमें आपने कहना है सबसे बड़ा बंदरगाह। तो आपने कहना है
सबसे आधुनिक बंदरगाह, तीसरा आप कहेंगे सर इस बंदरगाह को नाहवा शेवा भी बोला जाता है। इसे क्यों नाहवा शेवा कहा जाता है? क्योंकि सर जिस द्वीप पे ये बनाया गया है वो नाहवा शेवा है। चौथा, यहां पर सर एक द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप, इसके मुहाने पे एक द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। ये 4 पॉइंट आपको जवाहरलाल नेहरू पे बात करना, और ये व्यस्त हो गया था मुंबई पोर्ट, इसलिए मुझे उसके ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। ये है कहानी डियर जी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की। क्लियर? क्लियर। जो मुमुरगुआ पोर्ट है, इस मुमुरगुआ पोर्ट के साथ खासियत ये है कि यहाँ पर दो नदियां, अगर आपको याद हो तो कल ही नदियों का टॉपिक खत्म किया और उसमें मैंने आपको बताया था कि मांडवी और जुआरी, मांडवी जिसे हम महादई नदी भी कहते हैं, और जुआरी, इन दो नदियों के सहारे जो हैं हम लोग किस बंदरगाह तक जाते हैं? मुमुरगुआ बंदरगाह तक जाते हैं। अब नाम से ही आपको पता चल रहा, मुमुरगुआ, मुमुरगुआ का मतलब होता है, देखिए मुमुरगुआ गोवा यानी गोवा, तो वो तो लोकेशन तो आपने आपसे पूछने से रहा वो। फिर उसके बाद आइएगा न्यू मैंगलोर पोर्ट पे बेटा, ठीक है? फिर हम आएंगे न्यू मैंगलोर पोर्ट पे। जैसे ही न्यू मैंगलोर पोर्ट पे आएंगे, पहला सवाल बेटा, यहां पर क्या होता है कि एक नदी है, एक मिनट मुझे रिकॉल करने दो कि उस नदी का नाम क्या है। गुरुपुरा, यहाँ एक नदी है गुरुपुरा, नदी के मुहाने पे। पहला। दूसरा आपने करना है कि सर इसी न्यू मैंगलोर पोर्ट के पास एक बहुत फेमस जगह है जहां से ये क्या बोलते हैं इसे, आयरन ओर, जो लोह के अयस्क होते हैं उनका एक्सपोर्ट होता है, और बहुत फेमस आयरन ओर है यहाँ पे, आयरन ओर माइन है यहाँ पे जिसका नाम है कुद्रमुख आयरन ओर, कुद्रमुख लोह अयस्क खान। तो एसएससी ने एक सवाल पूछा था कि एक बात बताइए, अगर कुद्रमुख लोह अयस्क खान से आप अपना सामान किसी बंदरगाह तक पहुंचा रहे हैं तो बताइए उस बंदरगाह का नाम क्या है? उसका नाम है न्यू मैंगलोर पोर्ट, दैट्स इट। और उसके बाद आ जाइए आप कोच्चि पोर्ट पे। कोच्चि पोर्ट के साथ है ना, आपने सबसे पहले तो ये कहना है कि इसे अरब सागर की रानी की संज्ञा दी जाती है। इसे गेटवे ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया कहा जाता है। सबसे पहले क्वीन ऑफ अरेबियन सी, सेकंड इसे गेटवे ऑफ वेस्ट साउथ वेस्ट इंडिया कहा जाता है। और जहां ये कोच्चिन पोर्ट है वहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है वेलिंगटन आइलैंड, वेलिंगटन द्वीप। और इस वेलिंगटन द्वीप पे की एक खासियत है, सबसे पहले तो वेलिंगटन द्वीप केरल में है। दूसरा, इस वेलिंगटन द्वीप की खासियत यह है कि यहाँ पर एक नेशनल हाईवे है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 966B, नंबर है ये, और ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। 966B, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। कहानी समझ में आ गई डियर जी? तो हमने जो 6 बंदरगाह देखे थे जो भारत के पश्चिम में है, इन 6 बंदरगाह से रिलेटेड हमने जो पॉइंट्स है वो बेटा हमने कर लिए। अब यहां तक किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो बताइए।
कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये हो गया वो द्वीप जो पश्चिम में है। अब आ जाओ उन द्वीपों पे जो पूर्व में है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, पूर्व का हिस्सा सारा का सारा कर देते हैं ब्लैक, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे पेंट कर रहे हैं। चलिए सर, यहाँ आपको पूर्व में टोटल जो दिख रहे हैं 6 और एक ये 7। तो क्या करें, पेंट इसलिए कर देते हैं ताकि अपनी राइटिंग अच्छी आए। ओके, आ जाओ वापस 2.2 पे। ओके, सबसे पहला जो ये पूर्व में आपको दिख रहे हैं, इनमें वो द्वीप का नाम बताइए डियर, सॉरी वो बंदरगाह का नाम बताइए जो किसी नदी पे है। जी, जो किसी नदी पे। अभी तक सारे बंदरगाह किस पे थे, अभी तक सारे बंदरगाह समुद्र पे थे। 6 तो कम से कम थे जो पड़ गए हैं, लेकिन सर इन जो 6 आपको पूर्व में दिख रहे हैं, इनमें से एक बंदरगाह ऐसा है जो नदी पे है। तो आप कहेंगे ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। यहाँ ऊपर से एक नदी आ रही है जिसका नाम है हुगली। हुगली, ये देखो, ये हुगली नदी, इस हुगली नदी के ऊपर ये बंदरगाह है। तो इसलिए आप ये कहेंगे जो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। नदीय बंदरगाह है, नदी पे बनने वाला बंदरगाह। आप खुद सोच के देखिए। अच्छा, भारत में सारे बंदरगाह समुद्र पे हैं, तो नदी पे कौन सा है, कोलकाता हल्दिया। किस नदी पे है सर, ये हुगली नदी पे, क्योंकि कोलकाता हल्दिया में वही है। बेटा एक बात बताओ, अगर ये नदी बंदरगाह है, तो क्या नदी के द्वारा बार बार अवसाद इस क्षेत्र में आ रहा है? सर बोलने की बात ही नहीं है, बिल्कुल नदी के द्वारा बार बार अवसाद आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अवसादों का जमाव हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ अवसादों का जमाव हो रहा है, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि यहाँ पर अवसादों को बार बार हटाना पड़ता है ताकि अवसादों के जमाव से नदी की जो गहराई है वो कम ना पड़ जाए। अगर नदी की गहराई कम हो जाएगी तो बड़े जहाज अंदर नहीं आ पाएंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, इसलिए मुझे इस बंदरगाह की बार बार क्या करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। अवसादों को बार बार हटाना मतलब बार बार सफाई कराना। तो आपसे एक एग्जामिनर सवाल पूछेगा, बताइए उस बंदरगाह का नाम जिसे बार बार साफ करना पड़ता है, यानी एक इंटरवल पे साफ करना पड़ता है। तो आंसर करेंगे आप लोग हुगली नदी के ऊपर बना हुआ बंदरगाह कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। यहां तक कहानी समझ में आ गई? जी सर। यहाँ ध्यान रख लेना कि कलकत्ता अलग है और हल्दिया अलग है। कलकत्ता मेन है और हल्दिया लगभग 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन दोनों कलकत्ता के अंडर काम कर रहे होते हैं, इसलिए कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। और काम कर रहे हैं, अब एक बात समझिए, हम पिछले टॉपिक में क्या पढ़ करके आए हैं कि जो नेशनल वाटरवेज हैं, ये नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत काम करते हैं। तो बेटा ये सारे बंदरगाह फिर किसके अंडर काम करते हैं? ये सारे बंदरगाह पोर्ट ट्रस्ट के अंदर काम करते हैं। पोर्ट
ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तहत बंदरगाह काम करते हैं। पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तहत बंदरगाह काम करते हो, तो नेशनल वाटरवेज के थ्रू नेशनल वाटरवेज और पोर्ट ट्रस्ट के थ्रू पोर्ट। ओके, तो कोलकाता कोलकाता हल्दिया हो गया। उसके बाद पैरादीप पे कुछ खास है नहीं करने को अपने को, पैरादीप पे ना कुछ खास है नहीं, बस इसमें ये कह सकते हो कि जो लोह अयस्क है वो लोह अयस्क यहां से जापान की तरफ जाता है, क्योंकि उड़ीसा का क्षेत्र है और उड़ीसा में मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो जापान की तरफ हम ये लोह अयस्क वगैरह भेजते हैं। बाकी पैरादीप में कुछ बड़ी चीज नहीं है जो हमें पढ़नी है, बस इतना ध्यान रख लेना कि पैरादीप जो पोर्ट है एक नदी के मुहाने पे है। जिस तरह से गुरुपुरा नदी के मुहाने पे न्यू मैंगलोर पोर्ट था, उसी तरीके से यहाँ पर महानदी के मुहाने पे, मुहाना समझते हो ना, जहां नदी और समुद्र मिल रहे होते हैं ना, महानदी के मुहाने पर पैरादीप पोर्ट आपको मिलेगा। उसके बाद है तीसरा पोर्ट जिसे हम कहते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट यानी आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश। इसमें पहला पॉइंट आपने ये देना है कि सर सबसे पहले ये आपका सबसे गहरा बंदरगाह है, यानी किसी भी बंदरगाह पे जाओगे तो जहां नाव जहाज खड़े होते हैं वहां पर पानी की गहराई सबसे ज्यादा है, तो इसलिए सबसे गहरा बंदरगाह है। दूसरा सर प्राकृतिक बंदरगाह है। नेचुरल पोर्ट का क्या मतलब होता है? नेचुरल पोर्ट का मतलब होता है कि ऐसे बंदरगाह जिसको प्रकृति ने ही दिया है, मतलब कि कुछ नहीं करना पड़ा हमें, हमें कोई खुदाई करके है ना वहां पर बड़े बड़े ना गैप नहीं बनाने पड़ा है ताकि जहाज रुक सके। प्रकृति ने पहले ही अपर्दन इतना ज्यादा कर रखा था कि वहां पर नेचुरल तरीके से बंदरगाह बन सकता। हाँ, हमने सिर्फ वहां बिल्डिंग बनाई, हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन खड़े किए हैं, इसलिए प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। अब जैसे कि कलकत्ता हल्दिया कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम है तो मैंने लिखा ही नहीं, प्राकृतिक होता तो लिख देता। अब विशाखापट्टनम है कैसा बंदरगाह? प्राकृतिक बंदरगाह, इसलिए वहां लिख दिया। चलो, तीसरा नंबर पे सबसे गहरा है, प्राकृतिक है, और तीसरा नंबर पे हमें ये कहना है कि सर यहाँ एक है ना पहाड़ी है जिसका नाम है डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज की पहाड़ियां। सर इस पहाड़ी की वजह से क्या होता है कि जब भी कोई सुनामी या तूफान वगैरह आ जाते हैं ना, तो उस तूफान से बकायदा इस बंदरगाह को ये बचाते। कुलजा सिम सिम। अगर आप देखोगे इस बंदरगाह को तो ये देखो फिगर में आपको ना दूर से ना जैसे डॉल्फिन की जो नाक होती है ना वैसी दिखती है ये। देखो पहाड़ी, और यहां देखो, इधर नहीं देखना कहीं उधर देखोगे, यहां देखो। डाउनलोड कर लेता हूं, सेव कर लेता हूं। मित्रों थोड़ा गौर फरमाना, ये पहाड़ी दिख रही है और यहां देखो एक छोटी सी है ना, छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है। तो एक बात बताओ,
क्या ये डॉल्फिन की नोज जैसे दिख रही है? हाँ या ना? हाँ सर, इसलिए इसे कहते हैं डॉल्फिन नोज। ये कौन सा बंदरगाह है? ये विशाखापट्टनम बंदरगाह। और सर इससे क्या होता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह सुनामी के टाइम पे या कल को कोई है ना चक्रवात वगैरह आ जाते हैं, साइक्लोन वगैरह, तो उससे है ना इस बंदरगाह को बचाया जाता है। विशाखापट्टनम, या उस समय ये बंदरगाह जो है बच जाता है नुकसान से, डॉल्फिन नोज की पहाड़ियां होने से। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पहाड़ियां डॉल्फिन नोज के नाम से पहाड़ जाने जाती हैं, तो विशाखापट्टनम। फिर आ जाइए आप लोग एन्नोर पोर्ट पे। यहां पर एन्नोर पोर्ट है। एन्नोर पोर्ट का नाम जो है, अच्छा सबसे पहले तो सर ये एक कॉरपोरेट पोर्ट है। कॉरपोरेट पोर्ट का मतलब होता है जहां प्राइवेट कंपनियां जो हैं काम करती हैं, प्राइवेट कंपनियों का सामान यहां ज्यादा उतरता चढ़ता है, इसलिए कॉरपोरेट पोर्ट है। दूसरा कॉरपोरेट पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट है। दूसरा इसका नाम सर बदल करके अब कर दिया गया है, इसे या तो आप एन्नोर पोर्ट कहिए, और इसी का नाम अब बदल कर दिया गया है, अरे यार, कमारा कमाराजार बंदरगाह। अब इसी पोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया कमाराजार पोर्ट बंदरगाह। अब इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा दिमाग अपने को लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ खास पॉइंट नहीं है इसमें। चेन्नई पे आप आओगे, अच्छा एनोर पोर्ट ऑब्वियसली आर्टिफिशियल पोर्ट है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ लेना कि ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, कृत्रिम पोर्ट है। चेन्नई भी एक कृत्रिम पोर्ट है बेटा, चेन्नई इज आल्सो बेसिकली कृत्रिम पोर्ट। और चेन्नई से रिलेटेड है ना कुछ खास है नहीं, मतलब खास काइंड ऑफ कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा सा अजीब से बने। बस इससे आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सर चेन्नई से पूर्व के जो इलाके हैं, खासकर इंडोनेशिया, मलेशिया, इन साइड पे सामान आ जाता है। प, 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 अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पोर्ट था, पूर्व में वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है ये, पुराना पोर्ट अंग्रेजों के टाइम पे बना था, और आर्टिफिशियल है, तो कुछ खास है नहीं चेन्नई पोर्ट में, ठीक है, कुछ खास है नहीं, इसलिए कुछ खास करने की अपने को जरूरत है नहीं। तूतीकोरिन पोर्ट पे आ जाओ। तूतीकोरिन पोर्ट भी चेन्नई में। सबसे पहला सवाल बेटा जो सीडीएस ने पूछा था, भारत का वो राज्य बताइए जहां सबसे ज्यादा बंदरगाह है। आप देखो किसी भी राज्य में चले जाओ, जनरली या तो एक बंदरगाह है, महाराष्ट्र में दो थे, मुंबई पोर्ट और नवाज सेवा पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये दो पोर्ट थे। चेन्नई तमिलनाडु में आप आओगे तो देखो तीन बंदरगाह है, पहला एन्नोर है, चौथा सॉरी क्या हो गया है, पहला एन्नोर है, दूसरा चेन्नई है, और तीसरा तुतीकोरिन है। तीन बंदरगाह हैं अकेले तमिलनाडु में जो कि नेशनल है, बाकी सब में या तो एक है या दो है। तो सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में हुए? तमिलनाडु में। दूसरा याद करो, आपको मैंने तटीय मैदान बताया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये किस तटीय मैदान में आते हैं, तो कोरोमंडल में आते हैं। ये पारादीप पोर्ट बताइए किस तटीय मैदान में आता है? उत्कल तट में आता है, उत्कल तटीय मैदान में, या फिर कलिंगा तटीय मैदान में, या फिर उत्तरी सरकार मैदान में। बताइए महाराष्ट्र का जो मुंबई पोर्ट है वो किस तटीय मैदान में आता है? कोंकण तटीय मैदान में। तो अगर वो तटीय मैदान याद है तो बहुत इजीली आप जो टॉपिक हैं ये कर लेंगे। तूतीकोरिन की जब हम बात करेंगे तो इसका नाम भी बदल करके किया गया है, इसको हम लोग कहते हैं वीओ। ये तो कमाराजार हो गया, एक हो गया वीओ चिदम्बरार पोर्ट, थोड़ा अजीब सा नाम है, वीओ चिदम्बरार पोर्ट। एक तो इसका नाम ये कर दिया गया वीओ चिदम्बरार पोर्ट तूतीकोरिन का। दूसरा अगर ये जी सवाल करो तो ये भारत का वो बंदरगाह है जो नवल पोर्ट है। नवल पोर्ट का मतलब है जहां नेवी वगैरह के लिए है ना अच्छी खासी स्पेस हो, अच्छा खासा स्पेस होता है, तो दिस इज बेसिकली नेवी पोर्ट या नवल पोर्ट। और इसमें कुछ खास है नहीं तूतीकोरिन में। बाकी तमिलनाडु में तीन आपको मिलेंगे, दैट्स इट। और पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर की कनेक्टिविटी इंडोनेशिया मलेशिया के साइड बहुत ज्यादा है, तो वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। 2010 में भारत का
13वां राष्ट्रीय बंदरगाह बना। दो अभी निर्माणाधीन है, सागर और दुगाराजापट्टनम बंदरगाह। सागर और दुगाराजन, सागर वेस्ट बंगाल में और दुगाराजापट्टनम तमिलनाडु में। तो इस तरीके से 2010 में हो गया, 13 हो गए। अब सर एक चीज और है, क्या है बेटा? सर ये जो बंदरगाह है ना, इन बंदरगाहों पे कुछ कंपनियां हैं, कुछ बेसिकली फेमस जगह है ये, जहां पर बनते हैं भारत के बड़े जहाज। भारत में बड़े जहाज जो बनाए जाते हैं, टोटल 4 जगह पे बनाए जाते हैं जो बड़े फेमस हैं। पहला, कोलकाता हल्दिया पोर्ट पे एक शिपयार्ड बनाया गया जिसका नाम है गार्डन रिच शिपयार्ड। गार्डन रिच शिपयार्ड। शिपयार्ड मतलब ऐसी जगह जहां पर भारत अपने बड़े जहाज बनाता है। तो बताइए गार्डन रिच शिपयार्ड कहाँ है? कलकत्ता में। ओके। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट पे भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है जिसका नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड सबसे बड़ा शिपयार्ड है। उसके बाद पीछे वाले टॉपिक में आ जाओ। कोच्चि में कोच्चि शिपयार्ड है, नॉट मच इंपॉर्टेंट क्योंकि ये याद रह जाएगा, एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं आपसे। उसके बाद मुंबई में एक शिपयार्ड है जिसको आप किस नाम से जानेंगे? मझगांव शिपयार्ड के नाम से। मझगांव शिपयार्ड। तो टोटल शिपयार्ड कितने? 4। चारों मैंने आपको यहां पर बता दिए कि कहां कहां है वो। ठीक है बेटा जी। तो ये हो गए हमारे परिवहन व्यवस्था में। जल परिवहन व्यवस्था, नोएडा यानी हेडक्वार्टर नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया सबसे सस्ता परिवहन माध्यम है चारों में से। 1450 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवेज है। 111 नेशनल वाटरवेज बनाए गए हैं, अभी कुछ ही कंप्लीटेड हुए हैं, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। नेशनल वाटरवेज से 6 तक, सबसे लंबाई, सबसे छोटाई, किसको किससे कनेक्ट करता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद हम आए बंदरगाहों पे। बंदरगाह 2 जो पश्चिम और पूर्व में है, एक पोर्ट ब्लेयर में है। टोटल 13 बंदरगाह। यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय बंदरगाह या मेजर पोर्ट की। उसके बाद इन पोर्ट को जोड़ा जा रहा है, कनेक्टिविटी की जा रही है सड़कों से, तो इसलिए सागरमाला परियोजना। 2 नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, बने नहीं हैं, जब बनेंगे तब ऐड हो जाएंगे। उसके बाद पश्चिम में जो बंदरगाह थे उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, पूर्व में जो बंदरगाह है उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। मुझे नहीं लगता कि इनसे अलावा आपसे एग्जामिनर कुछ पूछेगा। पूछेगा तो आप आंसर कर देना भैया, हमने अपनी तरफ से कर दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा अगली क्लास में, डॉल्फिनोज, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हमारे पास टॉपिक होगा रेल परिवहन व्यवस्था का। लोगों को लगता है कि रेल ज्यादा सस्ता है, नहीं, रेल ज्यादा सस्ता नहीं है, रेल कंपैरेटिवली पानी के महंगा ही है। तो रेल परिवहन व्यवस्था है ना। तो कुछ बेसिक फंडे हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि भारत में पहली रेल कब चली थी, दूसरी कब, वो नहीं पूछा जाएगा, अब नहीं पूछा जाता। कभी जमाना था जब ये पूछे जाते थे, बट अब नहीं पूछे जाते। भारत में पहली रेल कब चली? 1853 में चली, मुंबई से थाने के बीच चली, 34 किलोमीटर में चली। अब नहीं पूछता। भारत का पहला स्टेशन, क्योंकि मुंबई से चली ना, तो मुंबई पे स्टेशन बनाना पड़ेगा। स्टेशन कौन सा बनाया गया? विक्टोरिया टर्मिनस। जैसे आज हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं, वो बनी थी विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की रानी का नाम विक्टोरिया था, इसलिए विक्टोरिया टर्मिनस बनी। तो वो भारत की पहली रेलवे स्टेशन मानी जाती है। इसलिए विक्टोरिया टर्मिनस को यूनाइटेड नेशंस की जो यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट्स होती है, तो भारतीय रेलवे की वो
मतलब चीजें जो यूनेस्को की लिस्ट में आती है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के में आती है, तो उसमें से विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी बोलते हैं, वो, ये है कहानी। बाकी रेलवे व्यवस्था में जब हम आएंगे, सबसे पहले ये जो ट्रेन चलती है, ट्रेनों को चलने के लिए पटरियों की जरूरत है। तो पटरियां तीन तरह की हैं भारत में, मतलब उसके तीन साइज हैं, जिसे आप लोग ब्रॉड गॉज कहते हैं, नैरो गॉज कहते हैं, मिडल गॉज कहते हैं। तो तीन तरह के हैं, उसको हम करेंगे आगे। गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम इन सबको जोड़ करके एक यूनिगॉज बना रहे हैं। यूनिगॉज का मतलब एक कर रहे हैं। तो वो कहानी हम करेंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक क्यों? क्योंकि आपके पहले 3 दिन एनवायरनमेंट की क्लास होती है, तो मंडे से एनवायरनमेंट की क्लास लगेगी। फिर नेक्स्ट 3 डेज जो होंगे, लास्ट 3 डेज, उसमें ज्योग्राफी पॉलिटी चलेगी, है ना। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ तक बच्चे किसी का डाउट है तो बताओ। आज की कहानी मेरी तरफ से खत्म हुई। थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंस। तो डाउट है पूछिए, वरना मेरी तरफ से एंजॉय कीजिए। वीकेंड है, सैटरडे है, मूवी शूवी आ गई है, फिल्मों देखना है हॉल में जाके देखिए, घर जाके देखिए, सोना है सोइए, वीकेंड है, एंजॉय कीजिए, है ना। आप पूरे हफ्ते तो पढ़ भी नहीं सकते। चलिए वीरा बाबू, कोई सवाल है तो पूछो, वरना आज की कहानी को करते हैं खत्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो डाउट है नहीं किसी का। ओह, चलो भैया जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।